नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रविशेखर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके तप के लिए विकास करके आपको लौटाऊंगा, ये गारंटी देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो पत्रकार मित्र और राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, वो सीना तान कर कहते हैं शर्त लगा लो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस धूप में तप कर रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ये आपके तप के लिए विकास करके मैं आपको लौटाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। भाजपा के आने का मतलब है नौजवानों के सपने पूरे होंगे। भाजपा के आने का मतलब है यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी। भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्टाचार तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनके मजबूत फैसले को
भाजपा के प्रति उनके विश्वास को, भाजपा के प्रति उनके लगाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। यहां मुंगेली में भी मैं यही दृढ़ विश्वास, यही संकल्प मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जावद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति आधारित जनगणना करने को कहा, उस दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, यहाँ सिर्फ गरीब है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जानना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की, तो ठीक है। मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती, केवल भाजपा ही भारतीय संस्कृति का सम्मान कर सकती है। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय सिंह और 1.5 साल में 50 से ज़्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ के हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? अमित शाह ने कहा कि मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाइए। आपका एक वोट 2 काम करेगा। कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान कर सकती। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? मेरे आपको करबद्ध विनती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। आपका एक वोट 2 काम करेगा। और मुझे बताओ भाई, बहुत सारे युवा हैं, एक बार मेहनत करने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना में हर महीने 10 तारीख को पैसे जाते थे, लेकिन इस बार दिवाली और धनतेरस के लिए 7 तारीख को ही पैसे दिए गए। कांग्रेस में बहुत रोकने की कोशिश की, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि अभी पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बहनों के खाते में पैसे देने से नहीं रोक सकती है। किसी के मायके जा रहे हो, जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो ही कह देते थे कि जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती। ये दर्द मैंने समझा था मेरी बहनों से। मेरी जिद थी कि अपनी बहनों के खाते खोलूंगा और उसमें पैसा डालूंगा, जो पैसा मेरी बहना का होगा, जब चाहे तब वो खर्च करे। और इसने लाडली बहना योजना बनाई। वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली, धनतेरस, सब थी तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते।
कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग की चिट्ठी अभी नहीं डलना चाहिए, पहले से ही सवालिया निशान लगा रहे थे, रिश्तों को थोड़ी मिलेगा, रिश्तों को थोड़ी देंगे। और इस समय तो इतनी कोशिश की कि रोको रोको रोको। मामा कह रहा है कि चुपचाप पैसा डाल देगा। अरे मैंने कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे अपनी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रहा है। प्रदेश का शासन पिछले 5 साल जिस सरकार के हाथ में रहा है वो सभी मानकों पर विफल रहे और लोगों को धोखा दिया। इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखेगा। छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा पहले भी रहा है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में उसकी प्रतिफलन होगा। विशेष करके यहाँ की जो प्रदेश की शासन जिनके हाथ में पिछले 5 साल रहा है, उन्होंने सारे मोर्चा में विफल रहा है। केवल विफल नहीं रहा है, लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ छल किया है। इसकी आक्रोश जनता में है, चुनाव नतीजा में उसकी प्रतिफलन। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे जले जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लाए गए थे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी लोगों को पटाखे नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की निगरानी के बीच एक आम आदमी पटाखों को एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। तीनों राज्यों में भाजपा के नियंत्रण वाली पुलिस व्यवस्था है। अगर वह सक्रियता से काम करते तो रातों रात प्रदूषण में 10 अंकों की बढ़ोतरी से हम बच सकते थे। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी यमुनोत्री मार्ग पर सिकरवारा सुरंग में हुए भूमि धंसाव की निरीक्षण करने और कल से चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने सिलकियारा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी विशेषज्ञ एजेंसियां श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने का काम कर रही है। इस समय हमारी प्राथमिकता है कि सभी 40 श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। हम उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अच्छी बात यह है कि श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो गया है। देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं
एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं, उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है, वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में होम स्टे में महिला कर्मचारी से गैंग रेप की वारदात सामने आई है। शनिवार देर रात होम स्टे में ही 5 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला को मारा पीटा। महिला के चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो वह बदहवास हालत में मिली। पुलिस को देखकर रोने लगी। घटना ताजगंज इलाके की है। पीड़िता की तहरीर पर गैंग रेप का केस दर्ज किया गया है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है। फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होम स्टे को बंद करा दिया गया। वहीं युवती आगरा के बाहर की रहने वाली है। उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, कमरे में जबरन दबोचा गया। होम स्टे में 5 युवकों ने जबरन शराब पिलाई, फिर गलत काम किया। पुलिस ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी जितेंद्र राठौर है। वह पीड़िता को पहले से जानता था। बाकी 4 आरोपी जितेंद्र के दोस्त थे। सभी आरोपी ताजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कल थाना केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के नामपल्ली के बाजार घाट में एक अपार्टमेंट परिसर में स्थित एक भंडारण गोदाम में लगी भीषण आग की घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया। वहीं हैदराबाद एसीपी विक्रम सिंह मान ने बताया कि हमें आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। कुल 9 लोगों की मौत हो गई है। 2-3 लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीबन 8:30 बजे हमारे को लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में आग लगी है। अब आप जैसे देख सकते हो, ये बिल्डिंग पूरा जो है रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ ऊपर 3 स्टोरी 4 स्टोरी मकान है, सब में लोग रहते हैं यहाँ पे। और उसके ये बेसमेंट में, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ये ड्रम्स में आग लगी बोल के इमीडिएटली पुलिस वाले यहाँ पे रीच हुए और इमीडिएटली हमने फायर डिपार्टमेंट को, जीएचएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को, सबको सूचित किया। इमीडिएटली सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे। फायर इंजन भी इमीडिएटली आए, जीएचएमसी से भी लोग इमीडिएटली आए और आग को काबू पे पा लिया गया। तो अभी तक जो इंक्वायरी हुई है, उस जानकारी हमको मिली है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो ये एक बेसमेंट है जहाँ पे बड़े बड़े केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। तो ड्रम अंदर भी पड़े हैं, वो रोड पे भी निकले हुए हैं। इन ड्रम में कुछ ना कुछ ऐसा हाईली इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ है जो कि आग पकड़ लेता है। तो क्या हुआ है, सुबह जब आग लगी है तो आप देख रहे हो ये बिल्डिंग में 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो उसमें ऊपर ओपन इशू है माली मेरू, सो आग लगी तो उसमें धुआं निकला। जो मौतें हुई अभी तक, जिन कैजुअलिटी हुए, 9 लोगों की कैजुअलिटी हुई अस्पताल में 2 पहुंचने के बाद में, वो हुई है धुएं की वजह। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दीपावली पूजन के बाद पत्नी फोन से बात कर रही थी, जिसके कारण पति पत्नी से खफा था। जिसके बाद गुस्साए पति ने राइफल से ही पत्नी पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर रिपोर्ट दर्ज कर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बुलंदशहर के देवीपुर प्रथम कोतवाली नगर का है। मेरा ताऊ और मेरा बाप आपस में बात कर रहे थे शाम के टाइम। मेरे पापा घर पे काम से आए वापस, और मैं अब पूजा करवा के बाहर 10-15 मिनट के लिए गया, तो फिर मेरी मम्मी की कॉल आने लगी। फिर जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरा ताऊ बाहर वाले कोने में बैठा था, और मेरे पापा ने हाथ में गन थी, और मेरी मम्मी जब मैंने देखा तो मेरी मम्मी बैठ गई। खन्ना में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सर्दी की पहली धुंध का कहर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार सुबह सुबह लगभग 100 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। घायलों को समाज सेवी संस्थाओं ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धुंध की वजह से यह हादसा हुआ और कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले समाजसेवी ने बताया कि हादसे की वजह से जीटी रोड का ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ा। एक्सीडेंट होया जी जीटी रोड हाईवे ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ जीटी रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਫੱਟੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਫੱਟੜ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਲੱਡ ਮਹਾਕਾਲ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਨਰ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। अगली खबर गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद का है, जहां लोहे की नली में बारूद भरकर युवक के पीछे से धमाका करने के बाद अफजल अंसारी नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पूरी घटना की वारदात CCTV में कैद हो गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पूरा मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र के झंडापुर इलाके का है। झंडापुर क्षेत्र थाना लिंक रोड में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्रदीप सनाफ हरेराम के द्वारा पाइप वाले पटाखा प्रयोग किया जा रहा था, जिसको चलाते समय उसके सामने खड़े नाटू अफजल के पैर में पीछे की ओर नस फट गई, जिसकी वजह से रक्तस्राव होने लगा। तत्काल उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर ली गई हैं तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झंडापुर क्षेत्र थाना लिंक रोड में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि वहीं मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में 2 मासूम बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। दोनों बच्चे चारपाई पर सो रहे थे, तभी पास में जल रहे मोमबत्ती से चारपाई में आग लग गई, जिससे दोनों बच्चे बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानन में उन्हें मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एक बच्चे की उम्र 1 साल थी, जबकि दूसरा बच्चा 3 साल का था। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोड़ विधानसभा के सपा प्रत्याशी राजीव यादव का चुनावी जनसंपर्क लगातार जारी है। राजीव यादव भारी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, जहां जनता ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चौपाल लगाकर गांव के लोगों ने समर्थन करते हुए जोरदार नारे लगाए। वहीं पिछोड़ विधानसभा सपा प्रत्याशी राजीव यादव ने कहा कि जनता से आशीर्वाद चाहता हूं, जिससे मैं विधानसभा चुनाव जीतकर आप लोगों के बीच रहकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। स्कूल व्यवस्था देखिए आप, गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है जो खराब पड़ा हुआ है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, इलाज की व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर तो हैं बट कोई गरीब लोगों की
लिए कोई चिकित्सा की कोई भी सुविधा नहीं है। स्कूल में जाइए, सरकारी स्कूलों में तो टीचर तो हैं बट स्कूल में नहीं है, वो घर पे बैठी हैं। सैलरी तो गवर्नमेंट दे रही है, गरीब लोगों के टैक्स वसूले जा रहा है और दूसरे राज्यों से ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। बिल्डिंग भी बना दी हैं लेकिन बिल्डिंगों की केयर नहीं है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, भाजपा 20 साल से सत्ता में है, होते हुए भी कोई काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस भी यहाँ 30 साल से एमएलए थे, तो वो एमएलए को भी ढूंढती जनता फिरती थी, वो पता नहीं एमएलए बन के कहाँ चले जाते थे। तो कई मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको लेके हम जन संपर्क कर रहे हैं लगातार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं युवक के शव के पास से नशीली दवाओं के इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अहिया रायपुर गांव के पास का है, जहां एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के पास से नशीली दवाओं की शीशी और इंजेक्शन बरामद किया। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर शव का बारीकी से परीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की शिनाख्त कराने के लिए पुलिस आसपास के थानों और सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।